हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है जीएस 2 के, ठीक है? जीएस 2 के 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है? और एक नज़र सीरीज़ आपको पता ही है, तो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि इस सीरीज़ का क्या मेन उद्देश्य है और क्यों ये लाई जा रही है। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस में और बाकी आपको समझना होगी ये सीरीज़ क्या है, कैसी है, तो आप इसके प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए। हम लोग ऑलरेडी 8 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें जीएस 1 के 5 पार्ट और जीएस 2 के आपके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है? और ये कलर शायद आपको थोड़ा दिक्कत करे तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको देखनी है, सीधा अपने जो है क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखना है, 15 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन समझना है, थोड़ा ठहरना है, रुकना है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी है और लास्ट में हम टॉपिक बताते ही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है, यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठन ने नागरिकों के घोषणा पत्र यानी चार्टर बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए। आप क्वेश्चन की डिमांड समझिए कि कई सारे संगठन हैं, लोक सेवा प्रदान करने वाले कई सारे संगठन हैं। अगर आप उदाहरण देखोगे, तो जैसे आधार कार्ड आप लोग बनवाते हो, आधार कार्ड के लिए जो मेन संगठन है वो कौन-सा है? यूडेएआई है शायद, ठीक है? तो उदय करके नाम से है, तो वो संगठन है। या ऐसे मान लो कि जो सरकारी विभाग होते हैं, तो वहाँ पे जो आपको सेवा प्रदान की जाती है, तो उनके लिए वो लोग चार्टर या नागरिकों को क्या-क्या सेवा देने वाले एक तरीके का पत्र जारी करते हैं कि हम नागरिकों को ये-ये सेवा देंगे। भाई यहाँ पे ये मिलेगी, यहाँ पे ये मिलेगा, आधार कार्ड के लिए ये चीज़ें लगेंगी, फ़ोटो के लिए इतने रुपए लगेंगे। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से सेवाएँ हैं, जो ऑलरेडी कोई भी संगठन होगा वो एक तरीके का घोषणा पत्र या नागरिक पत्र जारी करता है, ठीक है? तो वही लिखा है यद्यपि, जबकि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठन, ठीक है? ने नागरिकों के घोषणा पत्र जो चार्टर है, बनाए हैं। बहुत सारे नागरिकों के चार्टर बनाए हैं, हर संगठन ने बनाए हैं। लेकिन पर, यहाँ पे लेकिन, दी जाने वाली सेवाएँ जो दी जाने वाली सर्विसेज़ होती हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी गुणवत्ता और नागरिकों की संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। मतलब कहने का सीधा-सा यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कई सारे संगठन हैं, जिन्होंने घोषणा पत्र जारी कर रखे हैं कि हम ये-ये करेंगे, ये-ये करेंगे। नागरिकों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। लेकिन जब आप वास्तविकता देखोगे इनकी, तो जैसे मान लो सरकारी संगठन है कोई भी, मान लो पुलिस विभाग है। अब तो ख़ैर काफ़ी रिस्पॉन्स देने लगा है पुलिस विभाग, लेकिन एक समय तक ये आप जो है कॉल करते रहिए, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। आप ऐसे भी देखो, जब आप जो है आरटीआई दायर करते हो, कभी आरटीआई दायर किया है? तो आरटीआई जब लगाते हो तो उसको उसका जवाब आने में कई समय लग जाता है और आप अगर सरकारी संगठन या सरकारी विभाग में कॉल करो, तो वो कॉल भी नहीं उठाते हैं। तो यही बोल रहा है कि दी जाने वाली जो सेवाएँ हैं, उनकी गुणवत्ता और नागरिकों की संतुष्टि स्तर, उनका संतुष्टि जो स्तर है, उसमें अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। इसका विश्लेषण करना है। तो क्वेश्चन की डिमांड समझ गए? इसको 200 शब्दों में लिखना है और 200 शब्दों में किस तरह लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये आपको सीखने के लिए हमारे जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, उसमें जाइए और ये गवर्नेंस का क्वेश्चन इसको कराया जा चुका है। आप 2013 का गवर्नेंस का क्वेश्चन देखोगे, इसको कराया जा चुका है। आप वहाँ देखो किस तरह से सर ने कोशिश की है लिखवाने की, ताकि आप सीख पाओ, ठीक है? तो ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों ना हो? अभी आपको पता होगा ये 2013 का प्रश्न है और उस समय काफ़ी चर्चा में था। 2013 यानी 2014 में इसके लोकसभा जो आम चुनाव के नाम से जानते हैं हम लोग, तो लोकसभा के चुनाव होने थे 14 में और उससे पहले जो अन्ना आंदोलन चला था काफ़ी, जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है इनका बच्चों का इसके लिए एजुकेशन रिफ़ॉर्म के लिए, तो ठीक इसी तरह 2013 में अन्ना आंदोलन चला था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन जब अन्ना आंदोलन चला, तो लोकपाल काफ़ी चर्चा में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो आपको अब यहाँ सतर्क हो जाना चाहिए कि जैसे अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा है शिक्षा को लेकर के, तो हो सकता है अगले साल 27 में आपसे शिक्षा संबंधित प्रश्न पूछ ले, ठीक है? क्योंकि जो डिमांड है वहाँ पे क्या है, जवाबदेही की बात हो रही है। यहाँ पे 2013 में क्या था? भ्रष्टाचार, यहाँ पे क्या है? जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। तो याद रखना मेरी बात को कि जवाबदेही से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है और ये भी गवर्नेंस से ही पूछा जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्नों को आप थोड़ा-सा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू देखोगे तो आपको
अच्छे से समझ में आएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। मैंने आपको संदर्भ बता दिया कि ये प्रश्न क्यों आया था 2013 में, ठीक? तो ये इसका आने का मतलब समझ गए। तो फिर से समझते हैं कि राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों ना हो। अब राष्ट्रीय लोकपाल आया क्यों था? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सकें। हालाँकि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है, हर जगह जो है चीज़ें बदल गई हैं, डिजिटली हो गई हैं बस, ठीक है? अब टेबल के नीचे से चीज़ें होती हैं, ऊपर से खत्म हो गई हैं। तो राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों ना हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्या समझो पहले, कि सार्वजनिक मामले क्या होता है? जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री हैं, हम यहीं से उदाहरण लेते हैं ताकि आपको ज्वलंत उदाहरण समझ में आ जाए। अब शिक्षा मंत्री का नैतिक दायित्व क्या है? कि एजुकेशन में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली जो है चलें, ठीक है? वो रन अच्छे से करें। लेकिन मान लो शिक्षा मंत्री जी अपना जो उनका सार्वजनिक मामले में जो उनका नैतिक दायित्व उनको ना निभा करके पर्सनल कुछ करते हो। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एक पेपर जो है अपने किसी रिश्तेदार को दे देते हैं। तो यहाँ पे उनका अनैतिकता की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई ना। तो इस अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, इसकी विवेचना करना है। ठीक है? तो इस तरह और ये आप देखो लोकपाल कब आया था? 2013-14 में काफ़ी चर्चा में था और उसका जो है अधिनियम भी बन गया था। वो लागू भी हो गया 2019-20 के आसपास। लेकिन उसका प्रभाव आपको अभी भी कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो वही बोल रहा है कि ये लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों ना हो जाए, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। मतलब सार्वजनिक मामले में सब कुछ जो है नैतिक रूप से होता रहे, इसका समाधान नहीं कर सकता, विवेचना करना है, डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन की डिमांड आप समझ गए, 200 शब्दों में लिखना है। और इसको अगर आपको देखना हो कि गवर्नेंस का ये भी जो है क्वेश्चन है, तो हमारे वही आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जाइए, 2013 के जो प्रश्न सर ने कराए हैं, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अपने मन से भी प्रयास कीजिए कि 200 शब्दों में लिखना है, तो पहले प्रयास करें कि 50 शब्द में लिखें, ठीक है? 25 शब्द में लिखने का प्रयास करें। कुछ तो शुरुआत करें, ताकि आपको समझ में तो आए कि हाँ, आप लिख लेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 2014 में देखिए, ध्यान रखिएगा 2013 का प्रश्न है लेकिन 2014 की बात कर रहा है। तो वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल आईएसएएफ, इसका फुल फॉर्म अगर देखना हो तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। तो इसको समझते हैं। वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी छः जो इसकी वापसी है, प्रस्तावित वापसी मतलब यहाँ तक रुकना है, ठीक है? मतलब ये जो बल है, ये फ़ोर्स है, इसकी अफ़गानिस्तान से वापसी होनी है, ये 2014 में होनी थी, ठीक है? तो 2013 में प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, तो ये वापसी होनी है। तो अब इसके वापसी से होना क्या है? क्षेत्र के देशों के लिए, जो इस क्षेत्र के देश है, अफ़गानिस्तान के आस-पास के जो क्षेत्र हैं, यानी जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है? अब आपको कमेंट करके बताना है कि अफ़गानिस्तान के टचिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, तो उसमें भारत भी आता है। तो आपको टचिंग कंट्रीज़ सारी जो है कमेंट करके बताओ, ठीक है? इतना कीजिए आप लोग, आप बिल्कुल जो है बैठे मत रहो कि आराम से सुन लिया, कुछ करना ही नहीं है। तो अफ़गानिस्तान से प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिए बड़े खतरों भरा है। मतलब ये आईएसएएफ जैसे जाएगा, वैसे ही इस क्षेत्र में, अफ़गानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में बड़े खतरे हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियाँ हैं और उसे अपने सामरिक महत्व मतलब भारत को अपने सामरिक महत्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। मान लीजिए आईएसएएफ, अब आपको पहले मैं बता देता हूँ कि आईएसएएफ है क्या? सन 2000 में, मतलब वर्ष 2000 में एक जो है फ़ोर्स बनाई गई थी, किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि अफ़गानिस्तान में राजनीतिक जो मतलब गतिविधि थी, बहुत ज़्यादा अस्थिर थी। तो वहाँ पे नई सरकार जो बननी थी, उसकी सहायता के लिए और सुरक्षा को मतलब बनाए रखने के लिए ये बल बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल। इसका काम क्या था कि जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे नई सरकार बनने में मदद करें और सुरक्षा जो चुनौतियाँ, उनको निपटान करें। तो ये 2013-14 तक काम किया। इसके बाद 2014 में इसकी वापसी होनी थी। 2014 तक के लिए बनाया गया था। सरकार वगैरह बन गई, तालिबान वगैरह काफ़ी चर्चा में था उस समय, ठीक है? तो 2014 में इसकी वापसी होनी थी, लेकिन सरकार अब भी अस्थिर थी। आप देखोगे तालिबान जैसा संगठन काफ़ी चर्चा में था उस समय, ठीक है? तो जब ये वापस जा रहा था, तो इसको लेकर के इन देशों इसके आस-पास के देशों में सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ हो सकती थी। तो भारत के संदर्भ में यूपीएससी ने पूछा है कि जो ये तथ्य है,
जब ये वापस जाएगा तो इस तथ्य के आलोक में परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियां और उससे अपने सामरिक महत्व यानी भारत के अपने सामरिक महत्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है, इसकी विवेचना परीक्षण करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप जो है क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक फोर्स को इस अफगानिस्तान वाले देश से जाना है और अफगानिस्तान में अस्थिरता जो बनी हुई है वो भारत के लिए किस तरह से चुनौतियां पैदा कर रहा है और भारत को अपने सामरिक महत्व को ध्यान में रख करके क्या करना आवश्यक है, ये सारी चीज़ें परीक्षा में आपको लिखनी है। ठीक है, 200 शब्दों में। तो आई थिंक आप क्वेश्चन की डिमांड समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोतियों के हार द स्प्रिंग ऑफ पल्स। अब ये जो है एक रोड है। ठीक है, अब मैंने आपको जो है बता दिया एक हिंट करके कि स्प्रिंग ऑफ पल्स जो चाइना का एक जो रोड है ना, समुद्री रोड मैप से आप क्या समझते हैं? कुल मिला के उस समय काफ़ी चर्चा में था। तो मोतियों का हार, आप ये ना सोचना कि ये मोतियों का हार क्या है। ये एक जो है इंटरनेशनल, ये कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है जो किसी समुद्री मार्ग के लिए यूज की जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि द स्प्रिंग ऑफ पल्स समुद्र मार्ग के लिए है या सड़क मार्ग के लिए? आपको पता होगा एक सिल्क रोड काफ़ी चर्चा में रहता है, सिल्क रोड। ठीक, और एक है द स्प्रिंग ऑफ पल्स। तो इन दोनों को आप सर्च करके देखो ये है क्या। तो इन इसमें सीधा पूछा है कि द स्प्रिंग ऑफ पल्स, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, हिंदी में कर दिया मोतियों का हार। अब 2013 का देखो ट्रांसलेशन। ठीक है, ये क्योंकि ये द स्प्रिंग ऑफ पल्स का जो है हिंदी भी द स्प्रिंग ऑफ पल्स होना चाहिए, लेकिन मोतियों का हार लिख दिया, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो यहाँ इंग्लिश में देखो द स्ट्रिंग ऑफ पल्स से आप क्या समझते हैं, मतलब इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताना है। ये भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, मतलब ये स्प्रिंग ऑफ पल्स भारत को किस तरह प्रभावित करता है, इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। यानी भारत के द्वारा जो उठाए गए कदम है किससे बचने के लिए या किसका सामना करने के लिए? स्प्रिंग ऑफ पल्स की जो नीति है, ये चाइना की नीति है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चाइना की जो स्प्रिंग ऑफ पल्स है इसकी नीति से, इस नीति का सामना करने के लिए भारत ने कौन कौन से कदम उठाए उसका संक्षिप्त रूपरेखा देना है। अब यहाँ पे देखो आपको पहले ये बताना है, फिर भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है ये भी बताना है। अब इसमें 3 प्रश्न है, पहले एक ये है, दूसरा यहाँ है, और इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, उनको संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, तो ये 200 शब्दों का प्रश्न है, इसको आपको लिखना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो 2 प्रश्न है 18 और 19, ये आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। और अगर आपको सिलेबस पता होगा तो जीएस 2 का पॉइंट आपका 17, 18, 19, ठीक है, ये आपके आईआर से संबंधित हैं। सिलेबस उठाइए, वहाँ देखिए क्या क्या लिखा है आईआर में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए करंट से जोड़ करके पूछा है, हाल के कुछ वर्षों में, हाल के कुछ वर्षों मतलब 2013 के संदर्भ में देखना है। हाल के कुछ वर्षों में भारत व जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है। आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है, अब भी हो रहा है जापान के साथ। लेकिन यहाँ पर लेकिन अब भी वह उनकी संभावितता से बहुत कम है। मतलब भारत और जापान के मध्य जो है आर्थिक संबंध में विकास हुआ है, लेकिन जो संभावना थी और होने की उससे बहुत कम है अब भी। ठीक है, संभावना जो थी, मतलब मान लीजिए भारत और जापान के बीच, ठीक है, भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंध बनने हैं जिसमें $10,000 का कोई प्रोजेक्ट है, $10,000 मान लेते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन हमारे भारत और जापान अगर चाहें तो इस इनके पास इतनी संभावना है कि 2-3 लाख डॉलर तक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, 10 ही हज़ार तक हम पहुंच पाए। तो जो संभावना है उससे बहुत कम है अभी भी। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, फिर से देखो, आप समझ जाओगे आसानी से कि हाल के कुछ वर्षों में भारत व जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है, ये पॉजिटिव बात कह रहा है। लेकिन अब भी उनकी संभावना, अब भी वह उनकी संभाव्यता से बहुत कम है, मतलब जितनी संभावना होनी चाहिए उससे बहुत कम है। उन नीतिगत दबावों, दबावों मतलब अवरोधों या व्यवरोधों या रुकावट या बैरियर बोल सकते हो, ठीक है, को स्पष्ट करना है। मतलब वो कौन से जो है रुकावट हैं या कौन से दबाव हैं, उनको स्पष्ट कीजिए जिनके कारण ये विकास अवरुद्ध या रुका हुआ है। मतलब ये संभावना हमारी इतनी जाने की, मान लीजिए भारत और जापान मिलकर यहाँ जा सकते थे इस पॉइंट पे, लेकिन हम अभी यहीं पे हैं। ठीक है, तो ये जो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रुकावट बनी हुई है, जो दबाव है, उनको स्पष्ट करना है, जो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए रोक रहा है। तो क्वेश्चन की डिमांड आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो भारत और जापान के संदर्भ पूछा और ये करंट से पूछा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि करंट पढ़ते समय हमको क्या ध्यान रखना है। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के संदर्भ में आए
तो उसको हमेशा ध्यान रखना। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए, तो आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच इसी तरह के प्रश्नों को ढूँढ करके थोड़ा-सा शॉर्ट नोट्स बना लो, थोड़ा-सा सोच लो, एनालाइज़ करो अपने आप को कि अगर इस तरह का प्रश्न बनता तो कैसे लिख पाते हम, ठीक है? तो थोड़ा से आप ठहर करके पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो उनको देखोगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक? अब जैसा कि हमने बताया कि टॉपिक हम बताते ही हैं, 5 प्रश्न आपको बता दिए ये सारे। अब इसका टॉपिक 1 यानी जो पहला प्रश्न हमने बताया आज के पार्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 16, उसमें किस चीज़ की चर्चा थी? नागरिकों के घोषणा पत्र की। तो जो संगठन नागरिक घोषणा पत्र जारी करते हैं, वो किस तरह के होते हैं, इनको आपको आज सर्च करके या अपनी बुक से पढ़ना है। दूसरा प्रश्न था राष्ट्रीय लोकपाल के प्रावधान से संबंधित प्रश्न था, ठीक? तो उसको उसका अप्लाइड पार्ट पूछा हुआ था। तो लोकपाल ये राष्ट्रीय लोकपाल क्या है, कैसे काम करता है, किन-किन पर लागू होता है, इसके प्रावधान पूरे पढ़ने हैं। और ये राष्ट्रीय लोकपाल अधिनियम भी बन चुका है और ये लागू भी हो चुका है, ठीक है? हालाँकि ये अभी काफ़ी चर्चा में नहीं रहता, इसलिए आपको न्यूज़पेपर में दिखता नहीं है, ठीक? आईआर से संबंधित कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? तो पड़ोसी देशों में होने वाली सुरक्षा समस्या से भारत के सामने चुनौतियाँ और उसका सामरिक महत्व। तो कहने का मतलब भारत के पड़ोसी जितने देश हैं, वहाँ पे अगर कोई सुरक्षा चुनौती होती है, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ 2013-14 में, तो उससे भारत के सामरिक हितों की रक्षा करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत किस तरह से करता है, ये सारी चीज़ें देखनी है। आप कहोगे सर ये कैसे देखें? तो आपको आईआर की बुक उठाइए, वहाँ पे सुरक्षा संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय संबंध या यूएन इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं और करंट को आप पकड़ के रखना है। क्योंकि आईआर जो है करंट से बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न पूछता है। ठीक है? आप तीनों देखोगे, ये तीनों करंट से ही यानी जो करंट में चर्चा में होगा वही प्रश्न पूछा जाएगा। अब जैसे अभी हम 2013 में हैं, धीरे-धीरे हम लोग 2014, 15, 16, 17 करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस आईआर में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अगला जो है टॉपिक था द स्प्रिंग या स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये क्या है इसको बताओ और दूसरा सिल्क रोड क्या है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं कमेंट में पूछता हूँ तो उसको आप जवाब ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है? और अगला था भारत-जापान संबंध के बीच जो आर्थिक संबंध है, भारत-जापान आर्थिक संबंध भी कर सकते हो या भारत-जापान संबंध। तो अब संबंध आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनैतिक भी हो सकते हैं, ठीक है? सांस्कृतिक भी हो सकते हैं, जैसे हमारा जो है भारत का इंडोनेशिया के साथ बहुत सारे कल्चरल रिलेशंस भी हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है। तो भारत-जापान आर्थिक संबंध के बारे में आपको थोड़ा देखना है और अगर आप भारत-जापान संबंध पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना भी सकते हो क्योंकि बुलेट ट्रेन काफ़ी चर्चा में इस समय है। बुलेट ट्रेन और ये बुलेट ट्रेन हम जो बना रहे हैं भारत में वो जापान की सहायता से ही बना रहे हैं। और दूसरा क्वाड जो है हमारा, क्वाड क्यू-यू आपको पता होगा क्वाड काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक? तो ये क्वाड में ज भारत और जापान भी शामिल है और जापान भारत के साथ कई सारे जो है प्रोजेक्ट में लगा भी है, ठीक? तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जापान के साथ हम करते हैं, तो इसको अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर लो भारत-जापान संबंध में और इसको नहीं समझ में आता है, कमेंट कीजिए, हम बता देंगे कि किस तरह से भारत का किसी अन्य देशों के साथ जो संबंध होते हैं, वो किस तरह से आईआर के लिए पढ़ना होता है, ठीक है? आईआर के लिए किस तरह से पढ़ेंगे, वो बता देंगे, ठीक? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने पार्ट 4 जो है आज बता दिया है। कल आपको इसके अगले प्रश्न मिल जाएँगे यानी 21 से 25 प्रश्न, ठीक? तो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।